मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के पास काले सागर से पिरेनीज तक देवदार के पेड़ों की एक पहेली ने पहाड़ों पर पनाह ली है। लेकिन सिर्फ उत्तरी मोरक्को के एंडालुसिया में ही पिनसैपो यह स्पेनिश देवदार उग पाता है। एबियस पिनसैपो यह स्पेनिश देवदार प्रागैतिहासिक युग के देवदारों में से बची हुई एक प्रजाति है जिसने हिमयुग की ठंडी जलवायु का फायदा उठाया और मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के आसपास काफी फला फूला। जब धरती गर्म होने लगी और बारिश एकदम से कम हो गई तो इनमें से ज्यादातर देवदार खत्म हो गए। बचे हुए स्पेनिश देवदार जैसे पेड़ पहाड़ों पर अलग थलग रह गए। जलवायु में इन बदलावों का नतीजा यह हुआ कि स्पेनिश देवदार के जंगल दूर दराज के इन ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये इतना दूर दराज का इलाका है कि वैज्ञानिकों को 19वीं सदी तक इसके बारे में पता तक नहीं था। ऑस्टियर ढलानों पर छिपा स्पेनिश देवदार एक पहाड़ी पेड़ बन चुका है। एंडालुसियन पहाड़ों की ठंडी और बारिश में भीगी चोटियों पर मौसम के हालात ऐसे थे कि स्पेनिश देवदार हमेशा के लिए गायब नहीं हुआ, वो टिका रहा। और दूर दराज के इस मुश्किल इलाके को पिनसैपो देवदार दूसरी कई प्रजातियों के साथ साझा करता है जिन्हें शांति और सुकून चाहिए। यूरोपीय महाद्वीप पर ग्रिफन वल्चर्स की कई बस्तियों में से एक यहां है जो न सिर्फ बची हुई है बल्कि फल फूल रही है। पिनसैपोस के जंगलों में साल भर जो हमलावर आसमान में मंडराते रहते हैं, ये उनमें से एक है। इन खास हालात में पेड़ों और जीवों ने बचे रहना सीख लिया है। स्पेनिश देवदार के इस इलाके में बहुत विविध रंगी जीव पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जो दक्षिण में काफी दूर अफ्रीका से आए हैं, जबकि कुछ उत्तर से आए जीव भी हैं। जेनेट एक छोटा सा मांसाहारी जीव है जो अफ्रीका का रहने वाला है, पर इसने खुद को पिनसैपो के घने जंगल के हिसाब से ढाल लिया है। यह पक्षियों की अलग अलग तरह की प्रजातियों को खाकर जिंदा रहता है। इनमें से कुछ इन जंगलों में सिर्फ बसंत में ही पहुंचते हैं। यहां पिनसैपो के जंगल में ये अपने जीवन और अपने इलाके को इकोलॉजी के एक पेचीदा नेटवर्क के साथ साझा करते हैं। अटलांटिक सागर से हवाएं नमी लेकर भारी हो जाती हैं। वो यहां आइबेरियन पेनिनसुला के दक्षिण पूर्व में मौजूद इन पहाड़ों पर पहुंचती हैं। ये हवाएं इसे यूरोप के दक्षिणी हिस्से का सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका बना देती हैं। हालांकि ये एक सूखे और मुश्किल इलाके के बीचों बीच मौजूद है। यहां हर साल बादल प्रति वर्ग मीटर में 2 से 3 हजार मिलीमीटर बारिश बरसाते हैं और स्पेनिश देवदार के लिए
इतनी बारिश बहुत जरूरी भी है। पिनसैपो जंगल हालांकि बाहरी दुनिया से काफी दूर हैं, इसके बावजूद यहाँ कई पक्षी दूर दराज से चले आते हैं। रेड क्रॉसबिल दुनिया का एक सबसे अनूठा पक्षी, जिसकी चोंच बहुत अजीब तरह से मुड़ी हुई है। असल में इसने अपनी चोंच को इस इलाके के मुताबिक ढाल लिया है, जिसके जरिए क्रॉसबिल यहां चीड़ के पोषक बीजों को खा सकता है। दूसरा कोई भी जानवर इन तक नहीं पहुंच पाता। में पक रहे चीड़ के शंकुओं का फायदा उठाना जानते हैं। स्पेनिश देवदारों को पानी और ठंडक की जरूरत पड़ती है और इसलिए ये एंडालुसिया के पहाड़ों पर 1000 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं। सावधानी के लिए ये ज्यादा नम और ज्यादा छायादार ढलानों को चुनते हैं, जो उन्हें इस प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाली कड़ी गर्मियों की तपिश से बचाते हैं। इस छाया में पिनसैपो के जंगल अपना असली जलवा दिखाते हैं। सिस्किन्स पक्षी जिन स्पेनिश देवदारों पर आते हैं, वो इतनी दूर हैं कि इंसानों की कुल्हाड़ी यहां तक पहुंच नहीं सकी है। ना ही मवेशी, गर्मी या सूखा यहां आ पाता है, और यही रणनीति यहां बहुत सारे जीवों ने अपनाई है। स्पेनिश आइबेक्स जंगली बकरियां हैं जो आइबेरियन पेनिनसुला के ज्यादा ऊबड़ खाबड़ इलाकों में रहती हैं। इन एंडालुसियन पहाड़ों पर इस अनूठे जानवर ने बड़ी तादाद में पनाह ली है। बकरियों की तरह आइबेक्स भी इस मुश्किल इलाके के कोने कोने का पूरा फायदा उठाती हैं। वो सब कुछ खाती हैं, चाहे सूखी घास हो या चट्टानों पर उगी काई, यहां तक कि पिनसैपो की शाख तक। पिनसैपो के जंगल और उसके आसपास रहने वाले जीव इंसानों की पहुंच से दूर हैं और यहां मौजूद चीजों को खाकर जिंदा रहते हैं। आइबेरियन पेनिनसुला पर जो थोड़ी बहुत आखिरी इजिप्शियन वल्चर बचे हुए हैं, वो यहीं पर रहते हैं। इजिप्शियन वल्चर अपने रिश्तेदारों के बीच भी बड़ा अनूठा सा है। इसके पंख एक शिकारी पक्षी होने के नाते बहुत ही अजीब से हैं। ये एकदम सफेद हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके चेहरे और चोंच पर मौजूद पीली आभा। चेहरा जितना ज्यादा पीला होता है, उस नर से मादाएं उतनी ज्यादा आकर्षित होती हैं। यह शारीरिक चुस्ती फुर्ती का प्रतीक है। यह माना जाता है कि पीले रंग की यह आभा इस पक्षी की खुराक पर निर्भर करती है। इस पीली चमक को हासिल करने के लिए इस गिद्ध को दूसरे जानवरों की गंदगी खानी पड़ती है, खासतौर पर आइबेक्स बकरी जैसे शाकाहारी जानवरों की। इस गंदगी में बड़ी तादाद में कराटोनॉइड्स मौजूद होते हैं, जिन्हें शाकाहारी जीव पचा नहीं पाते। खाने में लिए गए इन कराटोनॉइड से नारंगी रंग तैयार होता है। इजिप्शियन वल्चर में यह शरीर के कुछ हिस्सों में पीला रंग तैयार करता है, पर ग्रिफिन वल्चर्स के लिए तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये बकरियां अपनी मजबूत और कड़ियल कद काठी के बावजूद बहुत ही फुर्तीली होती हैं। ये सबसे ज्यादा खड़े ढलानों और चट्टानों पर भी फुर्ती से छलांग लगा सकती हैं और चढ़ सकती हैं। इनके खुरों में खास गद्दी होती है, जिनसे वो चिकनी सतह पर पकड़ बनाकर चढ़ सकती हैं। पर इस सब के बावजूद ये खतरनाक हादसों से बच नहीं पाती। जब ग्रिफिन्स को कोई मरी हुई आइबेक्स बकरी मिलती है, तो
तो जैसे उनकी किस्मत ही खुल जाती है। बकरियों और दूसरे जानवरों की लाशों पर यूरोप के ग्रिफिन वल्चर्स की यह सबसे बड़ी बस्ती खूब दावत उड़ाती है। ये इस इलाके को स्पेनिश देवदार से साझा करते हैं। इसके बदले में गिद्ध इस इलाके में सड़ती लाशों का गंध नहीं फैलने देते, क्योंकि इससे इन्फेक्शन भी फैल सकता है। कुछ ही घंटों में ये इन पहाड़ों पर मौजूद किसी भी लाश को सफाचट कर डालते हैं। जहां पिंसैपोज उगते हैं वहां का तापमान काफी नाजुक होता है। सर्दियों में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि गर्मियों में यह 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि ना तो यहां बर्फ और ना ही सर्दियां ज्यादा लंबी टिक पाती हैं। मौसम की इतनी मेहरबानी की वजह से गार्डन डॉर्माउस यहां बस गए हैं। गार्डन डॉर्माउस कुतरने वाला एक मौका परस्त जीव है जो एंडालुसियन पिंसैपोस के संसाधनों का पूरा फायदा उठाना जानता है। स्पेनिश देवदार के शंकु ऊंची शाखाओं से अपने बीजों को बिखेर देते हैं। धीरे धीरे अंदर का बीज सामने आता चला जाता है। स्पेनिश देवदार के बीजों के पंख बहुत बड़े होते हैं, जिनकी वजह से वो अपने पेड़ से काफी दूर तक चले जाते हैं। ये बीज पिंसैपो जंगल और इसके आसपास बिखर जाते हैं। ये अनगिनत जानवरों के लिए खाने का पसंदीदा स्रोत है। इनमें डॉर्माउस भी शामिल हैं। पिंसैपो के जंगल छोटे जानवरों के लिए तरह तरह का वातावरण मुहैया करवाते हैं। गिरे हुए तने सुरक्षा देते हैं और इनकी नीची और घनी शाखाएं छोटे हमलावरों को छिपने की शानदार जगह देते हैं। जेनेट सब ट्रॉपिकल इलाके का एक छोटा सा हमलावर है, पर उसने देवदार के इन जंगलों में रहने के लिए खुद को ढाल लिया है। जेनेट इस प्रायद्वीप में नए आए हैं। ये तकरीबन 1000 साल पहले अरब विजेताओं के साथ यहां पहुंचे हैं। जबकि इसके उलट स्पेनिश देवदार युगों युगों से यहां हैं, टर्शियरी एरा से। इसके बावजूद जेनेट यहां काफी फले फूले हैं। पिंसैपोज ने इन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक घर दिया है और ये छोटा सा शिकारी जंगल के इस एहसान का बदला भी चुकाता है। वो यहाँ मुसीबत पैदा करने वाले रोडेंट्स का सफाया कर देता है, जो पेड़ों की नीचे पहुंचने वाली शाखाओं की भूल भुलैया के बीच रहते आए हैं। जेनेट का एक और संभावित शिकार है एक छोटा सा उल्लू, जो इंसान की हथेली से बड़ा नहीं होता। स्कॉप साउल यहां वसंत के मौसम में आते हैं। स्कॉप साउल्स देवदार की शाखाओं के बीच घूमते हैं। ये पेड़ के तनों के कोटर में अपना घोंसला बनाते हैं। स्पेनिश देवदार करीब 30 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और यहां इन उल्लुओं को मिलते हैं तरह तरह के शिकार। स्कॉप साउल विशाल कीट पतंगों का शिकार करते हैं। इस तरह
ये पिंसैपो जंगल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले इन जीवों की तादाद को काबू में रखते हैं। तापमान में धीरे धीरे होने वाली बढ़त से कीट पतंगे सक्रिय हो जाते हैं और एक खूंखार शिकारी स्पेनिश देवदार की शाखाओं में घात लगाए रहता है। एम्पूसा, यह आधा मेंटिस आधा कॉकरोच है। एम्पूसा बहुत ही भुक्कड़ जीव है और एक खतरनाक शिकारी भी। देखिए ये मक्खी किस तरह एम्पूसा के रास्ते में पड़ने की गलती कर बैठी है। जैसे ही एम्पूसा ने अपना खाना खत्म किया, वैसे ही ये अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। इस पेटू कीड़े के लिए एक नन्ही सी मक्खी कुछ भी नहीं है।